हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के इस माइंड मैप के अंदर हम क्विकली इंट्रोड्यूस करेंगे जेएस मिल को एंड इनका कुछ जो बेसिक आइडियाज़ थे जिनको हम आगे डिटेल्स के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, अब जेएस मिल जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर है, स्पेशली आपके लिबरल स्कूल के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो अगर हम लिबरल स्कूल की बात करते हैं तो इस लिबरल स्कूल के अंदर हम मल्टीपल तरीके के सब डिविजन्स भी देखते हैं। ठीक है, जब हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर देखेंगे तब वहाँ पे हम इन सब डिविजन्स को और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंटली पढ़ेंगे। इन्हीं सब डिविजन्स के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट स्कूल जिसकी हम बात करते हैं इज द यूटिलिटेरियन स्कूल। ठीक है, यूटिलिटेरियन स्कूल क्या होता है, अगर आप इस टर्म को ही ब्रेक डाउन कर लेंगे तो ये किस चीज से बना है, द टर्म यूटिलिटी से। ठीक है, यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी बेसिकली होता है कि किसी चीज का कितनी हद तक इस्तेमाल हो सकता है ना। इकोनॉमिक्स का एक टर्म है, अगर आप में से किसी ने भी इको पढ़ी होगी से स्कूल में या कॉलेज में, आपने आइडियाज लाइक मार्जिनल यूटिलिटी एंड सो ऑन सो फोर्थ पढ़ा होगा। ठीक है, तो यूटिलिटी का आइडिया किससे जुड़ा है, ये जुड़ा है फ्रॉम द आइडिया कि आपको कोई चीज़ कितनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती है ना। कोई चीज़ तभी इस्तेमाल की हो सकती है या कोई पर्पस तभी सर्व कर सकती है अगर वो आपकी किसी नीड को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तभी हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। अब आप इमेजिन करो कि कोई बच्चा है। ठीक है, एक बच्चे को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। ठीक है, अब बहुत गर्मियों के दिन भी आ गए हैं, तो बच्चा स्कूल से वापस आता है, थका हारा आता है, राइट नाउ ही इज क्रेविंग इन दिस हीट अ नाइस आइसक्रीम। ठीक है, तो नीचे आइसक्रीम वाला आ जाता है एंड बच्चे के पास पैसे मिल जाते हैं, राइट, अपने नाना नानी के घर आया हुआ है तो कहते हैं कि चलो ना तुमको आइसक्रीम खिला कर लें। ठीक है, अब पहली आइसक्रीम के अंदर उस बच्चे की मार्जिनल यूटिलिटी जो है एकदम टॉप नॉच पे है। ठीक है, कि वो पहली आइसक्रीम खाता है, ओ हो मज़े आ गए। ठीक है, ये पूरी हीट थकान सब दूर हो गई, राइट, बट उसका मन नहीं भरा, वो कहता है एक और आइसक्रीम खानी है। तो नाना नानी के घर आया है, वो भी कैसे मना करेंगे, तो कहते चल बेटा खा ले। ठीक है, अब दूसरी आइसक्रीम की उसने खाई तो वाह और मज़े आ गए। हाउएवर अब आप इमेजिन करो कि वो बच्चा एकदम ही स्पॉइल्ड हो और वैसे छठी और सातवीं आइसक्रीम भी खा ले, तो क्या वो उसको सेटिस्फैक्शन देगा? सेटिस्फैक्शन चाहे उसको ग्रीड के कारण तो उसने खा ली हो, बट इमेजिन करो कि रात को उसका फिर पेट खराब हो गया या फिर कोल्ड हो गया या बुखार हो गया, तो जो यूटिलिटी की चीज थी वो अब डिसयूटिलिटी में बदल गई, उसका एक ऑपोजिट इम्पैक्ट आ गया। अब यूटिलिटेरियंस बेसिकली इसी इकोनॉमिक टर्म के ऊपर काम करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज होती है जो कि ह्यूमन बींग्स की सेटिस्फैक्शन पूरी करती है, राइट। अब वो ह्यूमंस को जब देखते हैं वो कहते हैं कि अब बाकी सारी जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं ना, फियर, पावर, क्या वो गुडविल जनरेटिंग लोग हैं, ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट वाले हैं या नहीं हैं, वो कहते हैं ये सब छोड़ो, राइट, यू हैव टू लुक एट ह्यूमन बींग्स एज इकोनॉमिक बींग्स, राइट, कि हमारा जो दिमाग है ये प्लस माइनस के उस पर काम करता है। ठीक है, और हम क्या है, हम प्लेजर सीकिंग इंडिविजुअल्स हैं, हम प्लेजर सीकिंग स्पीशीज हैं, कि हर जगह जो है ह्यूमन बींग्स अपने प्लेजर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और अपने पेन को सबसे ज़्यादा कम करना चाहते हैं। सो वी ऑलवेज वॉन्ट टू हैव सच थिंग्स जिनके थ्रू हमारी जो खुशी है, हमारा जो प्लेजर है वो बढ़ पाएगा एंड जो पेन है वो घट पाएगा। ठीक है, एंड इसी बेसिस पे यूटिलिटेरियंस का एक जो एक सबसे बेसिक फॉर्मूला जिसकी हम बात करते हैं, है ना, क्योंकि अब इतना इकोनॉमिक स्ट्रीम में वो बात करें तो जैसे मैथ्स, इको, इन सब में फॉर्मूलाज होते हैं, वैसे ही फॉर्मूला जो है सोशल साइंसेज में आपकी यूटिलिटेरियंस आपको दे देते हैं। क्या है वो फॉर्मूला, कि अगर आपने कोई भी लेजिस्लेशन बनानी है, कोई भी पॉलिसी बनानी है, सो द फॉर्मूला दैट शुड गाइड यू इज दैट यू हैव टू इंश्योर द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, जहां पे इनके लिए हैप्पीनेस इज इक्वल टू व्हाट, प्लेजर। ठीक है, तो अगर ग्रेटर हैप्पीनेस किसी कम्युनिटी की मिल रही है, अगर आप उनको अलाउ कर रहे हैं से इन मे बी अलाउइंग देम टू प्ले अ फेस्टिवल, ठीक है, तो आपको वो जो है परमिट कर देना चाहिए। तो इस तरह से एक
आपको एक फिलोसफिक कैलकुलस वो बना के दे देते हैं, जिसके बेसिस पे किसी की जो आपकी पूरी कम्युनिटी है उसमें से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग हैं उनको आप प्लेजर, उनको आप हैप्पीनेस जो है इंश्योर कर सके। तो एक ये बहुत ही रूडिमेंट्री वर्ड्स में, एक बहुत ही बेसिक वर्ड्स के अंदर ये यूटिलिटेरियनिज्म की एक इंट्रोडक्शन है। डिटेल में हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे, बट ये एक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये यूटिलिटेरियंस के अंदर एक सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंकर माने जाते हैं वाज बेंथम। ठीक है, अभी जो बेंथम थे इनके वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स वाज जेम्स मिल, जिन्होंने भी इनकी हेल्प की थी इन बिल्डिंग ऑन दिस यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी। जेम्स मिल के बेटे थे आगे चल के जेएस मिल, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि बेसिकली वाज अ चाइल्ड प्रोडिजी, ही वाज अ चाइल्ड जीनियस। बचपन में ही इन्होंने पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ ली थी, कितनी तो लैंग्वेजेस सीख ली थी। सो ही वाज अ पर्सन हु वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। ठीक है, अब क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म में ही इनकी जो है रेयरिंग हुई थी इनिशियली, तो जो पहला काम भी जेएस मिल ने किया था वाज विद रिस्पेक्ट टू दिस यूटिलिटेरियनिज्म इटसेल्फ। ठीक है, अब जेएस मिल की जब हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ही आपको लिख के दे दिया है कि जेएस मिल को जो है एक चैंपियन ऑफ लिबर्टी, एक चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी जो है माना जाता है। ठीक है, किस बेसिस पे हम इनको चैंपियन ऑफ लिबर्टी, चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं वो हम आगे चल के देखेंगे, इनके आइडियाज के अंदर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कि इन्होंने यूटिलिटेरियन स्कूल के अंदर किस तरह से जो है चेंजेस लेके आए थे। अब हमने बता दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट, द ग्रैंड ओल्ड मैन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर फॉर यूटिलिटेरियनिज्म कौन थे? बेंथम थे। ठीक है, बेंथम का वही बेसिक आइडिया जो कि आपको बताया गया है कि आपने क्या करना है, क्वांटिटी के ऊपर फोकस करना है कि कम्युनिटी में जितने ज्यादा लोग हो सके उतने लोगों को मैक्सिमम पॉसिबल प्लेजर या हैप्पीनेस जो है इंश्योर किया जा सके। ना जेएस मिल को लगने लगा कि ये जो यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी है उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। इनफैक्ट अ नंबर ऑफ स्कॉलर्स हैड कॉल्ड इट पिग्स फिलॉसफी। पिग्स फिलॉसफी क्यों बोला? पिग्स फिलॉसफी हम बोलते हैं कि आपको भी याद होगा जब हम प्लेटो की सिटीज की बात भी कर रहे थे, हमने पिग सिटी की थी कि क्यों? क्योंकि वहां पे जो है अक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है। तो पिग्स फिलॉसफी भी क्या है कि आप सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, और चाहिए हमें। ठीक है, बट क्या वो प्लेजर, क्या वो हैप्पीनेस जो है सिर्फ क्वांटिटेटिवली एनालाइज करना चाहिए कि उसकी क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? इस तरह के जो है अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर रेज्ड, एंड इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए जेएस मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म को रिवाइज किया। अब ये रिविजन कहां से की? कुछ बेसिक चीजें थी जिनको उन्होंने रिवाइज करने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इट्स नॉट जस्ट द क्वांटिटी ऑफ द प्लेजर दैट मैटर्स, बट इट इज ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द प्लेजर विच शुड बी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप इमेजिन करो कि कोविड का टाइम चल रहा है। ठीक है, कोविड का टाइम चल रहा है एंड लोग जो है बोलने लग जाते हैं कि हाँ जी पैंडेमिक गया भाड़ में, हमारी तो जो खुशी है राइट वो आएगी फ्रॉम इनवाइटिंग 200 पीपल टू वेडिंग्स। ठीक है, तो हमारी क्वांटिटी ऑफ प्लेजर बहुत इंक्रीज हो जाएगी। बट इज दैट क्वालिटी ऑफ प्लेजर करेक्ट? ठीक है, क्वांटिटेटिवली यू माइट बी मेकिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन द मास हैप्पी कि हाँ शादी ब्याह सब अलाउ कर दिया, बट क्वालिटेटिवली टू सेफगार्ड समवन फ्रॉम अ फास्ट मूविंग वायरस शुड बी मच मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सिमिलरली अब आप इमेजिन कीजिए कि अब एक मास ऑफ पीपल होते हैं, लोग जो हैं उनमें भी ऑब्वियसली डिफरेंट तरह के पीपल होते हैं। कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि कहते हैं भाई हमें तो जैसे कि कोई वायलेंट स्पोर्ट्स एक्सेट्रा देखने में बहुत मज़ा आता है और हमें लगता है कि वो होते रहना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड देर आर सम इंटेलेक्चुअल पीपल राइट, जो कि मेंटली बहुत डेवलप्ड है, काफ़ी ज़्यादा जो है उनको वो वाइज तरह के लोग हैं, एंड वो कहते हैं कि नहीं राइट, ये वायलेंट जो स्पोर्ट्स हैं एक्सेट्रा ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है राइट, दे कॉज पेन टू मे बी एनिमल्स एंड अदर क्रीचर्स जिनके बेसिस पे हम प्लेजर डिराइव कर रहे हैं, तो ये गलत है।
ठीक है, ये गलत है. इन ऑन द अदर हैंड मे बी वी शुड प्रमोट अदर नाइस हॉबीज, राइट. फॉर एग्जाम्पल रीडिंग इन लाइब्रेरीज को आप प्रमोट कीजिए, आर्ट को आप प्रमोट कीजिए, अच्छे गाने को आप, क्लासिकल म्यूजिक को आप प्रमोट कीजिए. तो यू नो क्वालिटी ऑफ प्लेजर जो है बिकम्स मच मोर इम्पॉर्टेंट, राइट. क्वालिटी ऑफ प्लेजर के ऊपर भी फोकस करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना क्वांटिटी पे. ठीक है, तो इसलिए जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर विच वॉज इन एंटायरली क्वांटिटेटिव ड्रिवन एक फॉर्मूला, जहां पे आपने बस द नंबर उसको जो है केटर करना है. अब J.S. मिल ने बोलना शुरू कर दिया दैट इट्स नॉट जस्ट द क्वांटिटी विच मैटर्स बट ऑल्सो द क्वालिटी. The second revision that came was on the basis of quality of persons. अब इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही दे दिया. कुछ लोग हो सकते हैं वो मासेस को बिलोंग करते हैं, ठीक है. अब वो मास जो है आप इमेजिन करो दैट मे बी दे आरंट इवन एजुकेटेड इनफ, ठीक है. उनको जो है रिफाइंड चीज़ों का उतना पता भी नहीं है, राइट. फॉर एग्जाम्पल हम कई बार डिफ्रेंशिएट करते हैं ना बिटवीन क्लासिकल म्यूजिक एंड पॉप म्यूजिक, है ना. सो अ लॉट ऑफ पीपल वांट दीज भांगड़ा ट्रैक्स जिसके अंदर यू नो रियली मिसोजिनिस्टिक ideas are being perpetuated, wherein women are being looked down upon, or men are using really abusive language when they you know talk of women or the way in which relationships are approached. ठीक है, but वो जो है बड़ा popular है amongst the mass. On the other hand, some other people might come out in criticism of it, है ना, कि ये तो कितना गंदी चीज़ है. On the other hand, they might promote से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक या कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक या इवन फोक म्यूजिक, एंड दे माइट से दैट दिस इज ट्रू म्यूजिक. ये जो इतनी लाउड बीट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक चल रहा है ये थोड़ा एक्चुअल में गाना होता है. एक्चुअल में गाना तो ये होती है जहाँ पे यू नो प्रॉपर रिदम है, ताल है, लिरिक्स हैं, ठीक है, जिनको आप समझ सके, जो कि आपकी सोल को सेटिस्फाई करे. सो अलॉन्ग विद नॉट जस्ट द क्वालिटी ऑफ प्लेजर यहाँ पे बात की जा रही है, बट यहाँ पे क्वालिटी ऑफ पर्सन्स भी डिफ्रेंशिएट हो रही हैं, राइट. दैट वन काइंड ऑफ पर्सन्स जो कि you know aren't that aware of musical quality and therefore basically want that mass pop bhangra abusive songs. On the other hand, a greater quality of people who look at art, who look at music as art and उसकी गुड क्वालिटी म्यूजिक को जो है परपेचुएट एंड डेवलप करना चाहते हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये कहते हैं क्वालिटी ऑफ पर्सन्स के अंदर भी जो है डिफरेंस होता है. दैट देयर आर सर्टेन पीपल हु आर मोर अवेयर ऑफ गुड काइंड ऑफ प्लेजर्स एंड देन देयर आर अदर पीपल जिनको ऐसा कोई सिग्निफिकेंस समझ में ही नहीं आता, राइट. सो देयर माइट बी सम पीपल हु माइट एंड अप सेइंग कि हाँ जी मुझे तो ड्रग्स लेने में बहुत मजा आता है या मुझे अल्कोहल पीने में बहुत ज़्यादा मजा आता है, राइट. तो ये कितनी ही क्वेश्चनेबल चीज़ें हैं, राइट. देन उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंटली एक जो थर्ड रिविजन आई वॉज कि बेंथमाइट यूटिलिटेरियनिज्म में प्लेजर को हैप्पीनेस के साथ जो है इक्वेट कर दिया था. J.S. मिल कहते हैं प्लेजर डज नॉट नेसेसरली इक्वेट विद हैप्पीनेस, है ना. अब जो मैंने सेम आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप वो भांगड़ा पॉप म्यूजिक तो सुनते रहोगे, बट डज दैट रियली सेटिस्फाई योर सोल? It might be giving you pleasure, but is it giving you happiness? Then no. Right? Similar arguments might also be used in case of you know lots of other things. जैसे कि मैंने शुरुआत में ही उस बच्चे का एग्जाम्पल दिया था कि बच्चा जो है एक आइसक्रीम खाता है, प्लेजर प्लस हैप्पीनेस, दूसरी आइसक्रीम खाता है, प्लेजर प्लस हैप्पीनेस, बट ग्रीड के अंदर वो 10 आइसक्रीम्स खा गया. उस दौरान के लिए तो उसको बड़ा प्लेजर मिला होगा, बट डिड दैट रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, एक सब्सटैंशिएटिव हैप्पीनेस? तो नहीं. क्यों? क्योंकि रात को बच्चा बीमार पड़ गया, है ना. तो वो कहते हैं कि आपको हैप्पीनेस एंड प्लेजर के अंदर भी जो है डिफरेंशिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड दिस इज समथिंग दैट J.S. मिल इंट्रोड्यूसेस, राइट. अब एक तो जो हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट रिविजन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म आ गई. वेरी इंपॉर्टेंटली अब इन्होंने क्या बोल दिया, हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ प्लेजर जो है आपकी बॉडी को सेटिस्फाई करती है. ठीक है, तो एक तरह से क्या है कि आपकी जो है आइसक्रीम हमने खाई तो वो क्या हुआ, हमारी बॉडी को सेटिस्फैक्शन मिल गई कि हाँ जी हमने एक चीज़ खा ली, हमको प्लेजर मिल गया. ठीक है, नाउ इमेजिन करो दैट सेम चाइल्ड, है ना, इंस्टेड ऑफ हैविंग 10 आइसक्रीम्स रियलाइजेस कि मेरे घर पे सर्वेंट्स हैं और उन सर्वेंट्स के बच्चे भी हैं, राइट, एंड देयर इज नोबडी हु कैन बाय देम आइसक्रीम्स. सो मे बी जितने भी मेरे को एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिला है मैं उससे उन बच्चों को भी आइसक्रीम्स खिला देता हूँ. ठीक है, इट माइट नॉट लीड टू दैट आइसक्रीम गोइंग इनसाइड माय माउथ, तो उसके कारण मुझे कोई बॉडीली प्लेजर नहीं मिल रहा, बट बाय फीडिंग दोज किड्स जिनको शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, मुझे हैप्पीनेस मिली.
हैप्पीनेस क्या है? इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द सोल, ठीक है। इंटरनली जो है वो मुझे खुशी मिली, तो मेरे बॉडीली एट्रीब्यूट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि मेरे एक सोल का जो है एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। तो इसलिए वो डिफ्रेंशिएट करते हैं आपके प्लेजर जो कि बॉडी से रिलेटेड है एंड हैप्पीनेस जो कि सोल से रिलेटेड है, जो कि पहले यूटिलिटेरियंस ने नहीं किया था। राइट, नाउ मूविंग ऑन, ही रियलाइजेस कि आपने जो है हैप्पीनेस की तरफ बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस करने हैं, और ये जो हैप्पीनेस है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इट इज अ क्वालिटी ऑफ द सोल। ये सिर्फ आपकी बॉडी से नहीं जुड़ी है, बल्कि आपकी एक सोल का एट्रीब्यूट है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली ये कह देते हैं कि लिबर्टी देयरफॉर इस हैप्पीनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, जब हम इन आइडियाज की बात कर रहे हैं और जब मैं आपको बोलती हूँ कि आप कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा जो है इनको इंक्लूड कीजिए, आगे चल के जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करेंगे, व्हेन वी लुक एट कॉन्सेप्ट्स लाइक डेमोक्रेसी, हम देखेंगे जैसे कि डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट को लेके एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है, राइट। तो जैसे कि अगर आप इंडिया चाइना की ही बात करते हैं, तो अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स हैव सेड कि इंडिया में अगर हम एशिया को देखें तो इंडिया के अंदर उतनी रेंज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं आ पाई है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी रहे हैं। यही एक ना स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर को ले आओ, ठीक है, उसके बाद वो डेवलपमेंट हो बड़ी डेवलपमेंट करा देंगे, ठीक है। पर जब भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हैं, वो क्या है? इट माइट लीड टू द प्लेजर ऑफ द बॉडी, यू विल हैव मोर मनी, यू कैन स्पेंड मोर मनी, ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ। बट व्हेन यू टॉक ऑफ लिबर्टी, है ना, एज J.S. Mill इज नाउ सेइंग, लिबर्टी लीड्स टू हैप्पीनेस। तो आप उसको बॉडीली एट्रीब्यूट्स के साथ नहीं गिन सकते, जैसे कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखते हैं कि अब जो है मैं दूध, इंस्टेड ऑफ हैविंग वंस इन अ वीक, नाउ आई हैव मिल्क every day of the week, right? That is great, and that is also something that we aspire for. But should that come at the cost of your liberty? Should that come at the cost of your freedom of speech and expression? J.S. Mill would not agree with it. बिकॉज उनके लिए क्या होगा कि अगर आपके पास लिबर्टी नहीं है, तो चाहे आपके प्लेजर जितनी मर्जी बढ़ जाए, आपको ट्रू हैप्पीनेस जो है नहीं मिल रही है, ठीक है, क्योंकि लिबर्टी उनके लिए हैप्पीनेस से जुड़ी हुई है, ठीक है, एक की इंग्रेडिएंट है हैप्पीनेस प्रोवाइड करने का। अब ये लिबर्टी क्या है, ठीक है, अब लिबर्टी तो फ्रीडम है ना। अब फ्रीडम किस तरह की है ना, हमने देखा है किस तरह से हॉब्स ने बोला कि लिबर्टी कहाँ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे लॉ साइलेंट है। वहीं ऑन दी अदर हैंड हमें लॉक ने क्या बोला कि इनफैक्ट लॉ तो हम बना ही इसलिए रहे हैं ताकि हमारी लिबर्टी जो है इंश्योर हो पाए, क्योंकि वो एक नेचुरल राइट का एट्रीब्यूट था, एंड वो नेचुरल राइट को प्रिजर्व करने के लिए हमने पॉलिटिकल अथॉरिटी बनाई है, एंड वो पॉलिटिकल अथॉरिटी के लॉज इस तरह के होने चाहिए दैट दे एंड अप सेफगार्डिंग आवर लिबर्टीज। तो अब J.S. मिल के लिए लिबर्टी का आइडिया क्या है? ये लिबर्टी जो है कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स की तरह डिफाइन करते हैं। क्या है ये? सबसे पहले ये कहते हैं व्हेन वी लुक एट लिबर्टी देयर आर 3 बेसिक थिंग्स दैट वी हैव टू एड्रेस व्हेन वी आर लुकिंग एट द स्कोप ऑफ लिबर्टी, कि लिबर्टी कितनी होनी चाहिए, क्या इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, कितनी हद तक मिलनी चाहिए। तो इसके अंदर वो 3 बेसिक पॉइंट्स जो है बना देते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं किसी भी लिबर्टी के लिए हमें चाहिए थॉट एंड डिस्कशन की लिबर्टी, ठीक है, आइडियाज। कोई भी हमने एक्शन करना है उसके लिए हमें पहले सोच होनी चाहिए, एंड वो सोच जो है हमारे पास पूरी आज़ादी होनी चाहिए टू बी एबल टू एक्सप्रेस दोज थिंग्स, राइट, दैट इफ आई एम इन डिसएग्रीमेंट से विद द गवर्नमेंट और विद द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, I should be able to openly express my dissatisfaction, my discontent without the fear of being clamped down. ठीक है, सिमिलर कैन ऑल्सो बी द आइडियाज नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट से अगेंस्ट सर्टन कम्युनिटीज, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लगता है कि कम्युनिटी के अंदर एक कोई सर्टन प्रैक्टिस है, राइट, कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है जो कि मुझे लगता है बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है, से अगेंस्ट विमेन और अगेंस्ट अदर कास्ट मेंबर्स, आई वॉन्ट टू स्पीक अगेंस्ट इट। ये नहीं कि मेरे अगेंस्ट से कोई फतवा इशू कर दे या कुछ और इशू कर दे, राइट, दैट काइंड ऑफ एक तरह से जो लिमिटेशन है on my freedom of thought and expression, that is something that J.S. Mill does not agree with, ठीक है, he is not in agreement with। हम इसको और आगे एक्सप्लोर करेंगे, पहले हम सेकेंड एट्रीब्यूट को फटाफट देख लेते हैं। सेकेंड एट्रीब्यूट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये भी आपके फर्स्ट उससे डिराइव्ड है। वाई? क्योंकि एवरी पर्सन शुड बी यूनिक
एंड हर इंसान यूनिक कैसे होगा अगर आप उनकी सोच को कर्ब ना करें, है ना। वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स जो हम प्लेटो के साथ देखते हैं इसकी वो सोच को कर्ब करना चाहते हैं, सोच को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों को एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में प्लेस कर देना चाहिए चाहते हैं और लोग बस उसी तरह से निकल के आए जो कि उनको स्टेट बताता जा रहा है, राइट। ये क्या है, ये कर्ब ऑन इंडिविजुअलिटी है, मेरी इंडिविजुअलिटी को फ्लावर नहीं करने दे रहे, राइट। अब मैं कहती हूँ कि मेरे सोल का एक एट्रीब्यूट नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है दैट इफ आई एम गुड से एट एट स्कल्पटिंग तो मैं सिर्फ स्कल्पचर्स बना सकती हूँ। Maybe I am also a very wise intellectual kind of person who's also very interested in governance and other aspects of the state. तो मेरी इंडिविजुअलिटी को कोई ऊपर से नहीं कंट्रोल करे कि तुम्हें ये करना चाहिए, दिस इज वॉट यूर सूटेबल फॉर। आई शुड बी एबल टू डिसाइड फॉर माई सेल्फ वॉट इज द काइंड ऑफ लाइफ दैट आई वॉन्ट टू लीड, एंड उस लाइफ को मैं फुल पोटेंशियल तक जो है लेके जा सकूं, उसको डेवलप कर सकूं, उसको फ्लावर कर सकूं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहीं से जुड़ जाता है एक और आइडिया जिसको अगेन हम बहुत ज़्यादा आगे चल के हम इसको एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में, बट फटाफट आप समझ लो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी के बीच का डिफरेंस। नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है? नेगेटिव लिबर्टी होती है जिस तरह की लिबर्टी से इनिशियली हॉब्स बात करते थे कि कोई रोक टोक नहीं थी आपकी स्टेट ऑफ नेचर में, है ना। स्टेट ऑफ नेचर में यू वर फ्री टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट, दैट इज व्हाट नेगेटिव लिबर्टी। दैट नेगेटिव लिबर्टी मीन्स दैट यू आर फ्री फ्रॉम एनी external control, nobody is stopping you from doing something. On the other hand, positive liberty जो है सिर्फ इस lack of external control के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बट कहती है that what if there is no external control. ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास कोई पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू जो मेरी एस्पिरेशंस हैं या जो चीज़ें मैं एक्चुअल में करना चाहता हूँ उसको मैं अचीव कर पाऊँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो, ओके, कोई गरीब इंसान है, ठीक है। नाउ स्कॉलर्स ऑफ नेगेटिव लिबर्टी क्या बोलेंगे? नोबडी स्टॉपिंग हिम फ्रॉम डूइंग एनीथिंग दैट ही वांट्स, है ना। किसी ने उसको चेन्स में नहीं रखा हुआ है, किसी ने उसको रोक के नहीं रखा हुआ है कि तू काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो गरीब है तो दैट इज ऑन हिम, nobody is stopping him from working, nobody is stopping him from earning money, right? So that is his problem, right? We have given him negative liberty that whatever you want to do, whichever job you want to join, whichever school you want to join, you have full liberty to go ahead and do that. Now if he doesn't want to go and do that, that is not our problem. On the other hand, positive liberty वाले scholars क्या बोलेंगे कि उनमें potential होते हुए भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि वो अपनी पोटेंशियलिटी को, अपनी फ्रीडम को ट्रूली अचीव कर सके। तो ये कैसे अचीव हो पाएगी? जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में हमने क्या शुरू कर दिया? RTE शुरू कर दिया, राइट टू एजुकेशन शुरू कर दिया, कि अगर आप 6 से 14 साल की उम्र के बीच में हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेदर आपके पेरेंट्स के पास पैसे हो या ना हो, आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये क्या है? ये एक पॉजिटिव लिबर्टी का एट्रीब्यूट है जहां पे आपकी पोटेंशियल को अचीव किए जाने के लिए जो है आपको सपोर्ट मिल रहा है, राइट, ताकि आपकी जो है डेवलपमेंट हो सके। तो यहाँ पे आप सिर्फ आउटसाइड कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ बाहर से कोई मेरे को कंट्रोल नहीं कर रहा, मुझे कर्ब नहीं कर रहा, कोई हिंड्रेंस नहीं दे रहा, बल्कि फोकस यहाँ पे किस चीज़ पे है कि मेरी डेवलपमेंट हो रही है मेरी पर्सनालिटी की, राइट। सो ऑफन JS मिल को लेके एक डिबेट चली है कि क्या ये नेगेटिव लिबर्टी के एक्सपोनेंट है या ये पॉजिटिव लिबर्टी के एक्सपोनेंट है, राइट। तो हम इस डिबेट को और भी आगे चलते हुए देखेंगे, बट अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स हैव सेड दैट इन फैक्ट JS मिल इज ट्राइंग टू ब्रिज दिस गैप बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, जहां पे अगर हम फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन को देखो तो इट इज कंप्लीटली टॉकिंग अबाउट कि एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होना चाहिए ऑन हाउ आई थिंक। बट अगर हम इंडिविजुअलिटी की डेवलपमेंट की बात करें तो अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स इमेजिन इट लाइक अ प्लांट ग्रोइंग अप, कि हमने एक सीड बो दिया है ना सॉइल में, और अब हम कहते हैं अब इसमें से एक अच्छा सा फूल निकला है, राइट। बट आप इमेजिन करो कि हाँ वो सीड पड़ा हुआ है, अब कोई उसके ऊपर पत्थर नहीं है, तो हमने बोला कोई एक्सटर्नल हिंड्रेंस नहीं है, तो नेगेटिव लिबर्टी पूरी है सीड के पास कि तू उग। बट क्या वो उग पाएगा इफ यू आर नॉट वाटरिंग इट, इफ यू आर नॉट पुटिंग मैन्योर इन इट, है ना। यू विल नीड सर्टेन इनपुट्स सो एज टू एंश्योर इट्स डेवलपमेंट। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी है, अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स इन केस ऑफ JS मिल से कि ये पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ जो है एक वो बढ़ रहे थे।
Now the last important bit that he talks of with respect to liberty is limits on individual action. अब ये फुल सपोर्ट है ना, कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड डिस्कशन होना चाहिए, आपकी इंडिविजुअलिटी एक फुल पोटेंशियल तक डेवलप होनी चाहिए, सब कुछ वो हो गया, राइट। बट क्या कंप्लीट फ्रीडम है इंडिविजुअल के पास? तो कंप्लीट फ्रीडम तो कभी भी नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि फिर तो हम नेचर, स्टेट ऑफ नेचर जैसे कंडीशन में पहुंच जाएंगे, वेर इन एवरी मैन विल स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर। There has to be certain limits on individual actions. ठीक है, अब ये लिमिट किस तरह की होनी चाहिए, क्या एक एडिक्वेट लिमिट है एंड क्या एक इनएडिक्वेट हिंडरेंस है, राइट, वो डिसाइड करना बहुत जरूरी हो जाता है। एंड वही डिसाइड करने के लिए नाउ J.S. Mill comes up with certain things। ठीक है, क्या है वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू, हमने थॉट एंड डिस्कशन की बात की थी ना, थॉट एंड डिस्कशन अब उन्होंने जरूरी क्यों बोल दी। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन एंड डिस्कशन वो कहते हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज नो वन फिक्स डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ। नाउ पीपल लाइक प्लेटो, उनका क्या मानना था, एक ट्रूथ है ना, उनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में यही आइडिया था, एक ट्रूथ है, परफेक्ट है, फ्लॉलेस है, उस चीज को हमने अचीव करना है। J.S. मिल और बाकी ऐसे लिबर्टी वाले स्कॉलर्स जो हैं वो कहते हैं एक ट्रूथ का पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता, बल्कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, और इन मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के थ्रू ही आप ट्रूथ को रीच कर सकते हो। ठीक है, एंड इस ट्रूथ को रीच करने के लिए इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड डिस्कशन जो है पूरी तरह से खुला रखिए। ठीक है, अब वो कहते हैं ऐसा हो सकता है कि कोई जो प्रिवेलिंग आइडिया है वो गलत हो, ठीक है, और आप किसी बंदे को बोल देते हो कि आपको मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं दे रहा, एंड दैट पर्सन, व्हाट दैट पर्सन इज सेइंग इज कंप्लीटली ट्रू, एंड जब हम उनको क्लैंप डाउन कर देते हैं तो क्या होता है, वी आर लूजिंग आउट ऑन ट्रूथ, है ना। ये कितनी बार हमने मिडीवल यूरोप के अंदर देखा था, दैट व्हेन पीपल केम अहेड एंड सेड, ओ यू नो द अर्थ इज इन फ्लैट, द अर्थ इज राउंड, दैट यू नो द सन डजंट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ बट इट्स एक्चुअली द ऑपोजिट। तो क्या किया चर्च ने उनको क्लैंप डाउन कर दिया, उनके अगेंस्ट जो है चर्च ने बहुत सारे लॉज एंड ऑर्डर्स पास कर दिए कि आप चुप रहेंगे, आप नहीं बोलेंगे। अब उनको चुप करवा के चर्च ने क्या किया, दैट ह्यूमैनिटी लॉस्ट आउट ऑन एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ। नहीं, अब सपोज करो, इमेजिन करो दैट व्हाट इफ देयर इज समथिंग, कि जो एग्जिस्टिंग आइडिया है वो सच है एंड जो दूसरा बंदा एक्सप्रेस कर रहा है वो गलत बोल रहा है। J.S. मिल कहते हैं तो क्या हुआ, बोलने दो, चाहे वो गलत भी बोल रहा है उसको बोलने दो। व्हाई? बिकॉज इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू रीप्रूव कि जो मैं बोल रही हूं वो सही है ना। अब फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे हमारे से दादी दादा सो ऑन सो फोर्थ होते हैं जो कि बोलते हैं कि रात को मे बी दही नहीं खाना चाहिए, ठीक है, तो हम आ जाते हैं, हम बोलते क्यों नहीं खाना चाहिए, मेरा तो मन कर रहा है, मैं तो खाऊंगा, मेरी फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच, डिस्कशन सब है मेरे पास, मैं तो खाऊंगा, ठीक है। तो दादा दादी क्या बोलेंगे, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि यू नो चुप रहो, बड़ों के साथ आर्ग्यू नहीं करते, वो बोलेंगे अच्छा ठीक है बोलो। व्हाई? बिकॉज नाउ दे कैन रिटर्न एंड से दैट ये जो है कोई ओल्ड वाइव्स टेल नहीं है, बल्कि यू नो मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट के बेसिस पे से समझा सकता हूँ कि चाहे पहले ऐसे ही बड़े बुजुर्ग ऐसे ही बोलते आए हो, बट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ठंडी चीज है, रात को खा रहे हो कि बीमार ना पड़ जाओ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बाय समवन कमिंग एंड कन्फ्रंटिंग यू एंड आस्किंग यू कि ये क्यों सही है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई उस चीज को करेक्ट करके दोबारा रीप्रूव करने की। अनदर रीजन जिसके कारण वो बोलते हैं दैट यू नो कोई भी स्टेटमेंट पूरी तरह से सही या पूरी तरह से गलत नहीं होती, राइट। इवन एक गलत स्टेटमेंट के अंदर कुछ ट्रूथ के फैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ ट्रूथ की चीजें हो सकती हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू डोंट वांट टू लूज आउट ऑन दैट, बिकॉज इन्हीं ट्रूथ के एलिमेंट्स के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी, ह्यूमैनिटी का जो प्रोग्रेस है इसी के थ्रू होगा। तो अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इंश्योर करना चाहते हैं तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसके ऊपर भी कोई रोक टोक नहीं रखनी चाहिए। देन नाउ इंडिविजुअलिटी के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया क्या था, जैसे कि हमने प्लेटो के रिगार्ड में बोला कि प्लेटो ने आपको पहले ही बता दिया था परफेक्ट आइडिया क्या है या किस तरह की आपकी लाइफस्टाइल होना चाहिए, किस तरह से आपने जीना है। ऑन द अदर हैंड J.S. मिल क्या बोल रहे हैं कि कोई प्री डिसाइडेड कंसेप्शन ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं हो सकता, ठीक है। अब जब बोलते हैं ना कि शुरुआत से ही से इंडिया के अंदर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम देयर वाज दिस आइडिया दैट विमेन यू नो मे बी आफ्टर मैरिज और आफ्टर चिल्ड्रन शुड स्टे एट होम, बिकॉज उनके लिए द सही इंडिविजुअल पर्पस शुड बी रेजिंग देयर किड्स।
अब ये क्या था, ये एक प्री डिसाइडेड राइट विमेन पे इम्पोज कर दिया गया। अब विमेन ने बोला दैट व्हाई शुड आई लिसन टू यू, आई शुड हैव माई ओन इंडिविजुअलिटी, who are you to tell me that having kids is the sole purpose of my life? I should be able to decide that no, motherhood is not something that I really enjoy. On the other hand, I want to be an entrepreneur, or I want to start a business, or I want to be a scientist, or I want to do XYZ number of things. I should be able to choose for myself कि मैं किस तरह की लाइफ जीना चाहती हूँ एंड किस तरह की लाइफ जो है एक फुलफिलिंग लाइफ होगी, राइट? सो if being a mother is important, I am not saying that that isn't important, that is also important, but being an entrepreneur without say marriage or without children should also be given equal amount of respect, importance and dignity. ठीक है, तो एक तरह से मेरे ऊपर एक प्री डिसाइडेड कॉन्सेप्ट नहीं इम्पोज कर देना चाहिए कि अगर तुमने एक अच्छी औरत या एक अच्छी वुमन या द एपिटम ऑफ वुमनहुड बनना है तो बीइंग अ गुड मदर इज द ओनली पाथ टुवर्ड्स इट। ठीक है, तो ये जो है ये आइडिया क्या था कि इंडिविजुअलिटी के लिए एक प्री इम्पोज्ड प्री सपोज्ड राइट एंड रॉन्ग जो है इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यू लेट इंडिविजुअल्स चूज ऑन देयर ओन। ठीक है, अब लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की भी बात आ गई कि आप किस हद तक जो है गवर्नमेंट को रोक सकते हैं फ्रॉम इंटरफेयरिंग इनटू द लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक है, अब ये जो लिमिट थी उसको उन्होंने समझाने की कोशिश की थी थ्रू व्हाट वी अंडरस्टैंड आ self-regarding actions and other regarding actions. Self-regarding actions क्या है? Which are only concerned with me. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं 11th में आई, ठीक है, मैं 11th में आई, नाउ आई वॉन्ट टू चूज वॉट आई वॉन्ट टू टेक एज अ सब्जेक्ट। Now my parents are interfering a lot and they are saying ऐसे कैसे ह्यूमैनिटीज ले लोगे, ठीक है, तुमने तो लेनी है मेडिकल लेनी है या नॉन मेडिकल लेनी है। तो ये इंटरफेरेंस जो है अनड्यू इंटरफेरेंस है। अब इमेजिन करो कि आपको स्टेट बताए कि अगर आपके 90% से ऊपर मार्क्स आए हैं 10वीं में तो आपने PCM ही लेना है, आप ह्यूमैनिटीज ले ही नहीं सकते, राइट? विल दैट बी समथिंग दैट यू विल बी कंफर्टेबल विद? यू विल से नो, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है PCM में, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे तो लेनी ही सोशल साइंसेस थी। तो आप जो है इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज दिस डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट आई स्टडी शुड ओनली कंसर्न मी। ठीक है, सो इट इज अ सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, इट ओनली इम्पैक्ट्स मी, इट डज नॉट हर्ट और इंजर एनीवन एल्स। ऑन द अदर हैंड देयर आर अदर रिगार्डिंग एक्शंस जिनकी परफॉर्मेंस से बाकी जो लोग हैं उनको किसी तरह की जो है इंजरी हो सकती है। इसको आगे चल के जो है हम और एक्सप्लोर करेंगे। अब ये जो लिबर्टी का आइडिया है ये फटाफट समझ लो, इसको हम रैप अप कर दें कि ये लिबर्टी का आइडिया देयरफॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी माना गया था, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी माना गया था, एंड मिल ने इसको बोला कि ह्यूमन डिग्निटी के लिए भी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कांटियन एक पर्सपेक्टिव है ह्यूमन डिग्निटी का, ठीक है, कि हर इंसान जो है इन हिज ओन राइट इंपॉर्टेंट है। प्लेटो के लिए इंडिविजुअल्स डिड नॉट मैटर, व्हाट मैटर्ड इज कम्युनिटी। इंडिविजुअल जाए भाड़ में, ठीक है, तो हम तुम्हारी हैप्पीनेस भी कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे, तुम्हें बताएंगे तुम्हें क्या करना है, वाई? फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी। ऑन द अदर हैंड दिस इज, इसके कारण क्या हो रहा था? डिग्निटी वॉज कंप्लीटली बीइंग इरोडेड। तुम मुझे चूज ही नहीं करने दे रहे हो कि मुझे क्या करना है, तुम मुझे बता रहे हो कि हमें पता है व्हाट इज गुड फॉर यू एंड तुमने वही करना है, राइट? तो ये क्या है? ये ह्यूमन डिग्निटी का उल्लंघन है एंड इसके अगेंस्ट थे जो कि जेएस मिल थे। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब ये बेसिस ऑफ नॉन इंटरवेंशन की हमने बात कर ली, सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस, राइट? तो सेल्फ रिगार्डिंग जो कि सिर्फ मेरे को इंपैक्ट करते हैं, अदर रिगार्डिंग एक्शंस वो बेस्ड ऑन व्हाट? दिस हार्म प्रिंसिपल। अदर रिगार्डिंग एक्शन क्या हुआ कि अगर कोई भी एक्शन मेरा दूसरों को इंजरी कॉज कर सकता है, नॉट ऑफेंस, इंजरी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डज नॉट इक्वेट ऑफेंस, बिकॉज ऑफेंस तो किसी भी चीज पे आप ले लोगे, वो तो आपके फ्रीडम ऑफ थॉट एंड डिस्कशन को वो कितना ज्यादा हैम्पर कर सकता है, ठीक है? अब हम अभी भी देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल इंडिया के आप लॉ से आप कंट्रोल, आप जो है इसको कंपेयर कर सकते हो। देयर वाज अ सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट। इफ यू आरंट ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट, यू कैन रीड ऑन इट। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रीड डाउन कर दिया था। रीड डाउन क्या कि मतलब इसके कुछ प्रोविजंस जो हैं उन्होंने हटा दिए थे।
क्यों, क्या हुआ था कि कुछ लड़कियों ने, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र एक्सेट्रा में, जब बाल ठाकरे की मृत्यु हुई थी, व्हेन ही हैड पास्ड अवे, तो उनका एक बहुत प्रोसेशन निकल रहा था बॉम्बे से, एंड दे सेड दैट दिस इज सच अ इनकन्वीनियंस टू द पीपल ऑफ बॉम्बे। आपने रोड्स जैम कर दी हैं, एम्बुलेंसेस को बाहर निकलने को नहीं मिल रहा है, राइट, इट्स कॉज्ड अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। इस सेक्शन 66A के अंडर जो है उन लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया था फॉर एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियंस ऑन फेसबुक। वाई? बिकॉज 66A प्रोवाइड करता था कि अगर किसी के कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया एक्सेट्रा जो है कॉज अनोयंस टू अदर पीपल, तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा और कहा कि ये हमारी जो फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट, जो कि हमें आर्टिकल 19 के अंदर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, ये उसका उल्लंघन करता है, एंड देयरफॉर दे रेड इट डाउन ऑल्सो। तो जेएस मिल का भी ये मानना है कि ऑफेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, राइट। आई माइट क्रिटिसाइज समवन एंड दैट अदर पर्सन माइट से कि नहीं, ये तो अब सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन नहीं रहा, ये अदर रिगार्डिंग एक्शन हो गया, तो तुम चुप रहोगे, तुम अपनी ओपिनियन भी व्यक्त नहीं करोगे। जेएस मिल कहते हैं ऑफेंस कॉज करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बॉडीली इंजरी नहीं होनी चाहिए, हार्म नहीं कॉज होना चाहिए किसी और को, ठीक है। उस बेसिस पे जो है ये अदर रिगार्डिंग एक्शन बन जाता है, एंड अगर वो किसी और को हार्म कॉज करता है, राइट, ऐसी क्षमता रखता है, तो इन दैट केस द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर टू कंट्रोल दैट एक्शन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि मेरा तो आज किसी को लूटने का मन कर रहा है, या मेरे को किसी को आज मारने का मन कर रहा है, तो क्या मैं जाके उसको मार सकती हूँ? नहीं। वाई? बिकॉज इट विल कॉज हार्म टू समवन एल्स, एंड देयरफॉर द स्टेट कैन इंटरवीन एंड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग इट, राइट। कल को मैं बोलूँ कि आई वॉन्ट टू गो हेड एंड सेल ड्रग्स, है ना, नॉट अलाउड। वाई? बिकॉज यू आर हार्मिंग, यू आर बॉडीली हार्मिंग समवन एल्स बाय गिविंग देम ड्रग्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अदर रिगार्डिंग एक्शन हो गया, एंड यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इंटरवीन कर सकती है, लिमिट सेट कर सकती है, आपको बता सकती है कि क्या करना अलाउड है एंड क्या करना नहीं अलाउड है, राइट। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है ये आइडिया ऑफ लिबर्टी देयरफॉर आल्सो बिकम्स द आइडिया ऑफ सेल्फ मास्टरी। याद है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी तो समझाया था कि इसके अंदर कुछ पॉजिटिव लिबर्टी के भी एट्रीब्यूट्स हैं, जहां पे डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी का ये मतलब नहीं है कि हाँ जी आई वांट टू बिकम maybe I don't want to study and I want to waste my time in class and I just want to stroll around and waste my time and so on so forth। नहीं, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी का क्या मतलब है कि हम कुछ डिजायरेबल एटीट्यूड्स विच लीड टू आवर प्रोग्रेस, विच लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, वो अपने अंदर कल्टिवेट करें। ठीक है, कि हमें पढ़ना पसंद है, राइट, दैट वी गो टू क्लास रेगुलरली, दैट वी अक्यूमुलेट नॉलेज, सो दैट हमारी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, एंड उसके थ्रू हम सोसाइटी की तरफ भी जो है कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, एंड दैट इज वाई इसको लिबर्टी एज सेल्फ मास्टरी का नाम जो है दिया गया था, राइट। अब यहीं पे जो है यहां से ही निकल के आ जाती है, अब हमने बोला था चैंपियन ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन को खुली छूट दे रहे हैं, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो अ चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी। Now you have to understand the context that this is a time when आपकी चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एग्जिस्ट करती थी, यूके के अंदर रिप्रेजेंटेशन वॉज वेरी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या आप नोबिलिटी से आ रहे हैं, क्या आप नॉर्मल वर्किंग फैमिली से हैं, सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पे उन्होंने जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करने की कोशिश की, है ना। हमारी सारी डेमोक्रेसीज क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है कि हम खुद जाके पार्लियामेंट में नहीं बैठते, हम एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, एंड वो जाके हमारे व्यूज जो है वहां पे व्यक्त करते हैं। अब इसी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अंदर जो है उन्होंने कहा था दैट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है ना, दो चीजों को रिकंसाइल करने की कोशिश करती है। पहली है पॉलिटिकल इक्वालिटी, कि हर किसी की जो ओपिनियंस है थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इस लेजिस्लेचर के अंदर पहुंच सके, एंड एट द सेम टाइम इंडिविजुअल लिबर्टी को भी, जहां पे लोगों के पास जो है फ्रीडम हो ऑन डिसाइडिंग किस तरह के पॉलिसीज जो है उनको वो सपोर्ट करना चाहते हैं या क्रिटिसाइज करना चाहते हैं।
तो एक ग्रेट अमेलगमेशन कैन बी फाउंड थ्रू व्हाट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो कि आपको इक्वालिटी भी प्रोवाइड करती है बाय हैविंग एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वोट एंड सिलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव, एंड एट द सेम टाइम लिबर्टी भी पेश करती है, जहां पे आप खुद चूज कर रहे हैं आउट ऑफ योर ओन फ्री विल, आप सपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को या क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, अब वो कहते हैं ये दोनों ही इक्वालिटी एंड लिबर्टी को इंश्योर करने के लिए कुछ नेसेसिटीज होती हैं। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंटली जेएस मिल का ये मानना था कि आपको एक्टिव एजुकेटेड सिटीजन्स की जरूरत है। जेएस मिल, फनीली इनफ अ ग्रेट चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी, ऑल्सो वर्कड इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड जेएस मिल का मानना था कि इंडिया जैसी ये जो एशियन डिस्पोटिक कंट्रीज है, दे आरंट प्रिपेयर्ड फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट येट, एंड देयरफॉर इट इज गुड दैट दे आर अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। वाई? बिकॉज उनके लिए प्री रिक्विजिट था कि अगर आपको एक अच्छी फंक्शनिंग रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए तो आपको एक्टिव सिटीजन्स चाहिए, जो कि सिविक ड्यूटी के अवेयर हों, जो कि अपनी कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटी समझे, जो कि ये समझे दैट मैंने एक्टिवली जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है उस पर नजर रखनी है। एडुकेटेड हो कि कहीं यू नो जस्ट बिकॉज द गवर्नमेंट इज रेडी टू डोल आउट फेवर्स, हम तभी बात करते हैं ना पॉपुलिज्म की, है ना, कि किसी एक लीडर ने आके कहता कि मैं तुम सबको 500-500 रुपए दूंगा। ठीक है, सो इमेजिन करो इफ मासेस आर इलिटरेट दे विल एग्री, दे आर मोर कंसर्न्ड विद कि हाँ मेरे पास अपना एक हफ्ते का खाना खाने के लिए आई विल हैव सम मनी, दैट इज व्हाट दे विल बी मोर कंसर्न्ड विद, राइट। सो ही सेज दैट नॉट जस्ट एक्टिव बट यू ऑल्सो नीड educated citizens if you want a good representative government. Then he was also in support of proportional representation. अब जेएस मिल का क्या मानना था कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, देयर इज अ टेंडेंसी टूवर्ड्स जो हम कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। अब इंडिया में भी अगर आप बहुत सारे अपने ही मिडिल क्लास पेरेंट्स को पूछें तो क्या बोलेंगे, भाई सरकार हमारी तो बिल्कुल नहीं सुनती। सरकार किसकी सुनती है? गरीबों की सुनती है जो कि मास है, या फिर अमीरों की सुनती है जो कि उनको पैसा देते हैं। तो हमारी तो कोई परवाह ही नहीं है सरकार को, राइट। अब जेएस मिल को भी ये बड़ा डर था कि मासेस जो है वो तो ह्यूज नंबर हो सकते हैं, अब मास ने मेजॉरिटी वोटिंग के थ्रू एक गवर्नमेंट ले आए। ऑन दी अदर हैंड तो फिर माइनॉरिटीज का क्या होगा? माइनॉरिटीज की कोई सुनेगा ही नहीं, बिकॉज हम तो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, हमने ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस जो है वो इंश्योर करनी है। तो दैट इज व्हाई ही वांटेड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ताकि आपकी माइनॉरिटीज को भी सीट्स मिल सके इन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इन द लेजिस्लेचर, कि कहीं मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी को ओवरवेल्म ना कर दे एंड उनको कोई जगह ही ना मिले अपने ओपिनियन, अपने जो भी व्यूज हैं एक्सप्रेस करने की। ठीक है, सो ही ऑल्सो सपोर्टेड प्रोपोर्शनल गवर्नमेंट। इसके साथ ही was also someone who supported weighted and plural voting. Weighted and plural voting का क्या मतलब है? उनका मानना था कि लोग जो हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया था, क्वालिटी ऑफ पर्सन्स जो है वेरी करती है। देयर आर सर्टन पीपल, जैसे कि उन्होंने बोला, हु विल बी अनएडुकेटेड, जो उतने अवेयर नहीं है, जो उतने इंटेलेक्चुअल नहीं है, वेयर एज यू हैव अदर पीपल हु आर वेरी स्कॉलरली, हु आर वेरी इंटेलेक्चुअल, हु आर वेरी वेल एजुकेटेड। ठीक है, तो उनका मानना था कि आप वोट दो सबको, बट ऐसा काम करो कि जो बेटर एजुकेटेड हैं, या जो बेटर प्रॉपर्टीड हैं, या जो थोड़े इंटेलेक्चुअल वैरायटी ऑफ पीपल हैं, उनको आप 1 person 1 vote की जगह 1 person and 3 votes दे दो। तो दैट 1 person का वोट विल बी इक्वल टू 3 votes, राइट। वहीं ऑन दी अदर हैंड इफ देयर इज समवन हु इज लेस एजुकेटेड, हु इज लेस अवेयर, जिसको उतना पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, उसको आप एक ही वोट दो, ताकि एक वेटेड और प्लूरल वोटिंग जो है हो जाए, ताकि जो बेटर पर्सन्स हैं, राइट, हु आर पॉसिबली लेसर इन नंबर, उनकी भी जो वोटिंग है उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जितनी एक लार्ज मास की है ना। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ना, अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स हैव आल्सो कॉल्ड, हम आगे चल के देखेंगे जब हम क्रिटिसिज्म करेंगे, जेएस मिल को एज अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट। डेमोक्रेसी तो देना चाहते थे, बट उसकी जगह साथ में इतने सारे प्री कंडीशंस भी उन्होंने सेट कर दी थी कि ये सब अवेलेबल हो तभी डेमोक्रेसी ढंग से काम कर सकती है। बट एट द सेम टाइम वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि देते हैं जेएस मिल इज द सपोर्ट फॉर सफ्रेजेट फॉर विमेन।
राइट। नाउ दिस वाज द टाइम जब विमेन की जो मूवमेंट थी, सफ्रेजेट मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, जो कि फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का पार्ट थी, जहाँ पे डिमांड कर रहे थे पॉलिटिकल राइट्स फॉर विमेन, कि विमेन को भी वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। व्हाई शुड माय हस्बैंड और माय फादर वोट ऑन माय बिहाफ? आई एम अ पर्सन इन माई ओन राइट, मेरा खुद का वोट होना चाहिए, मेरी खुद की चॉइस होनी चाहिए। तो J.S. Mill was one of those feminist thinkers who actually supported this, and उन्होंने इनफैक्ट एक किताब भी लिखी थी along with his wife हैरियट मिल, राइट, जहाँ पे हम कहते हैं कि हैरियट मिल एक्चुअली वो समवन जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था J.S. मिल को, स्पेशली उनकी थिंकिंग अबाउट विमेन को, राइट, जहाँ पे उन्होंने प्रमोट की अ लॉट ऑफ प्रो विमेन पॉलिसीज एज वेल। ठीक है, अब यहीं से हम आते हैं अबाउट, अब उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बोल दी कि अगर हमने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनानी है, एक अच्छी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, तो हमें ये प्री रिक्विजिट्स चाहिए। और इन्हीं प्री रिक्विजिट्स के लिए उन्होंने एक और चीज़ बोल दी थी कि फॉर अ वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, याद है मैकियावेली ने भी बोला था कि अगर जहाँ पे रिपब्लिकन गवर्नमेंट पॉसिबल होगी, वहाँ पे ऑलरेडी लोगों के अंदर एक कल्चर ऑफ सिविक ड्यूटी, अ कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी होगा। तो ऐसे ही J.S. मिल भी कहते हैं कि एक कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी होना इन एनी स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी आप कैसे प्रमोट करोगे? ये कहते हैं वोटिंग के टाइम पे, या फिर जब आप अपना इलेक्टोरल कार्ड बनाने आ रहे हैं, वोटिंग कार्ड बनाने आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन टेस्ट लीजिए। रजिस्ट्रेशन टेस्ट मतलब छोटे छोटे सर्वेस कीजिए, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल उनमें क्वेश्चंस लिख दिए कि अगर आपके पास से कैंडिडेट ए है हु बिलोंग्स फ्रॉम से योर कास्ट but has a criminal record, is less educated, right, and has also issues of being corrupt. On the other hand, you have a candidate B who belongs to an opposing caste but is very well educated, is seen as a very dignified, respected and a very honest person. Who will you vote for? है ना, कई लोग तो जो है उनको फर्क ही नहीं पड़ता, वो कहेंगे चाहे एजुकेटेड हो ना हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, मेरी कास्ट का है, मैं तो इसी के लिए वोट डालूंगा, राइट। तो इस तरह के रजिस्ट्रेशन टेस्ट जो है हेल्प कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी, जिनके अंदर एक सिविक ड्यूटी, डेमोक्रेसी का कल्चर इनग्रेन नहीं हुआ है, और उनको टारगेट करके उनके अंदर ये अवेयरनेस राइज करने की जरूरत। सेकेंड वेरी इजी वे जो कि एवरी थिंकर प्रमोट्स इज यूनिवर्सल एजुकेशन। इफ यू हैव गुड यूनिवर्सल एजुकेशन, जो कि ऐसे एट्रीब्यूट्स आप में कल्टिवेट करे जहाँ पे आपके अंदर डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट आए, एजुकेशन की रिस्पेक्ट आए, ठीक है, रिपब्लिकन गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट आए, लिबर्टी की रिस्पेक्ट आए, ऑनेस्टी की रिस्पेक्ट आए, सोशल डेवलपमेंट की रिस्पेक्ट आए, तो यू विल ऑलवेज एंड अप बीइंग बेटर पर्सन्स, जो कि एक अच्छी गवर्नमेंट जो है उसको बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल एजुकेशन एक सेकेंड वे बन गया था। लास्ट जो मेन अब एक आइडिया आता है J.S. मिल का, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्शन ऑफ विमेन, कि हमने विमेन की हालत कैसे पूरी करनी है, एंड यही उनकी किताब का नाम था ऑन सब्जेक्शन ऑफ विमेन। अब वो कहते थे कि विमेन की हालत बहुत बुरी है, अगर आपने विमेन को की जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको हेल्प करना है तो हमें कुछ उनको चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। क्या है ये चीज़ें? सबसे पहले लेट विमेन बी एजुकेटेड, डू नॉट डिनाई एजुकेशन टू देम। ये हम अभी भी कहते हैं, आज भी इंडिया में हम चला रहे हैं कैंपेन्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। तो ये सब जो है एजुकेशन प्रोवाइडेड अ वे फॉर विमेन टू हैव देयर ओन इंडिविजुअलिटी, टू डेवलप देयर टैलेंट्स एंड टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंटली सफरेज, अगर आप वोट कर पाएंगी, है ना, हम अभी भी क्यों बोलते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भी 33% रिजर्वेशन दो, क्यों हम ये बोलते हैं? हम बोलते हैं कि हमारे अगर ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स जाएं जो विमेन की थॉट्स को रिफ्लेक्ट करते हों तो विमेन का भला हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह बोल रहे थे विमेन को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए सो दैट विमेन आर एबल टू डिसाइड दैट विच रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी एबल टू प्रोवाइड फॉर लॉज दैट विल बेनिफिट विमेन, जो कि उनकी इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है। देन एम्प्लॉयमेंट, व्हाई स्टॉप एट एजुकेशन, राइट? क्यों हम बोलते हैं अच्छा ठीक है पढ़ा लिखा लो कि बस उसके बाद शादी हो गई, बाकी बच्चों को पढ़ा लेना, आगे कोई काम नहीं है जरूरी, राइट? ही सेड नो, employment is also important, that women should be able to achieve financial independence. हम आज भी यही बात करते हैं ना, why do women end up staying in really abusive marriages? Because they lack financial independence. उन्हें लगता है कि मैं मैरिज छोड़ गई तो मैं अपने आप को सपोर्ट कैसे करूंगी, अपने बच्चों को कैसे सपोर्ट करूंगी। तो employment was a critical sector for J.S. Mill. Lastly, very importantly, he wanted property rights for women. He said not just for father की जो प्रॉपर्टी हो रही है, but even when you get married,
ये नहीं होना चाहिए कि आपकी सारी प्रॉपर्टी अब हस्बैंड के नाम हो गई, आपकी खुद की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप अपना कंट्रोल जो है रिटेन करें, जो कि आपको अगेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करे। वेरी इंपॉर्टेंटली ही ऑल्सो क्रिटिसाइज द आइडिया जो कि अभी तक प्रेवलेंट था कि क्या देयर इज एन इंट्रिंसिक डिफरेंस बिटवीन मेन एंड विमेन। हम कहते हैं ना विमेन तो बनी ही फॉर चार दीवारी के लिए हैं, विमेन विल बी गुड केयर गिवर्स ओनली, सो दे शुड बी गुड मदर्स, यही उनका काम है, उनकी नेचर ही ये है। ही सेड ये कोई नेचर की बात नहीं होती, बट इन फैक्ट द ह्यूमन कैरेक्टर इज अ वे इन विच पीपल आर ब्रॉट अप। तो अगर आप उनको एजुकेशन ही डिनाई कर दोगे, अगर आप उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही डिनाई कर दोगे, तो किस तरह से वो माँ के अलावा कुछ और भी बन पाएंगी, है ना। जब आपने उनको ये अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दी है, व्हेन यू हैव ऑलरेडी रेड देम बचपन से कि हाँ जी बड़े होके बस शादी करनी है और उसके बाद बच्चे पैदा करने और उनकी देखभाल करनी है, तो एक इंडिविजुअल कुछ और सोच भी कैसे पाएगा, राइट। सो जे.एस. मिल ने यही सिग्निफाई करने की कोशिश की कि जिस तरह से यू आर ब्रॉट अप, दैट इज व्हाट मोल्ड्स योर कैरेक्टर एंड देयरफॉर वी नीड टू चेंज द वे इन विच वी ब्रिंग अप आवर women, right? He underlined that women themselves are free rational being like all individuals। तो अगर आप उनको मौका दोगे तो वो भी अपने आप को उस तरह से होन कर पाएंगी, डेवलप कर पाएंगी, right? In fact, he said marriage is one of those relationships which is a way of subordinating women and telling women कि नहीं, I am your husband, I will take your decisions, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मैरिज है, रादर देन मेकिंग इट अ वेरी सबॉर्डिनेटिंग रिलेशनशिप, लेट इट बी अ वेरी इक्विटेबल पार्टनरशिप। इस मैरिज के अंदर लॉज के थ्रू ये चेंजेस लाने की भी जरूरत है ताकि मैरिज इंस्टेड ऑफ बीइंग अ रिलेशनशिप वेयर इन द मैन एंड्स अप डोमिनेटिंग द वुमन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मोर इक्विटेबल पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये जो है कुछ मेन आइडियाज थे जे.एस. मिल के, जिनको हम अब आगे चल के डिटेल में लेसन्स में पढ़ेंगे।